वेलकम बैक एवरीवन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। फॉर मोर देन 2 सेंचुरीज मुगल एम्पायर इंडिया पर रूल कर रहा था, बट 18th सेंचुरी से, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है एंड ब्रिटिशर्स इंडिया की पॉलिटिकल पावर को क्लेम करते हैं। 1757 बैटल ऑफ प्लासी का टाइम माना जाता है जब ब्रिटेन ने इंडिया की पॉलिटिकल पावर के लिए फाइट करना स्टार्ट कर दिया था। But for some historians, 1740s, that is when Anglo-French struggle for political supremacy of India was going on। तो कुछ हिस्ट्रियंस के लिए ये पीरियड था जब ब्रिटेन ने पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना स्टार्ट करा या फिर इसके लिए फाइट करना स्टार्ट करा। तो देखिए 18th सेंचुरी में ही ब्रिटिशर्स राइज कर रहे हैं और एट द सेम टाइम मुगल्स इंडिया में डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखना है कि ऐसी क्या कंडीशंस थी मुगल एम्पायर की, क्या चैलेंजेस थे एंड क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से माइटी मुगल एम्पायर, द ग्रेट मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर जाएगा और इंडिया में एक थर्ड वेस्टर्न पावर आकर रूल करेगी। मुगल एम्पायर के देखिए फाउंडर थे बाबर, ये थोड़ी सी इनकी इन्फॉर्मेशन है। और बाबर जंगीज खान के एक डायरेक्ट डिसेंडेंट थे। बाबर के बाद जितने भी रूलर्स आते हैं जैसे कि हुमायूं, अकबर, देन अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, ये सारे के सारे एफिशिएंट रूलर्स थे। सेंट्रल अथॉरिटी को, पॉलिटिकल पावर को, मुगल एम्पायर को ये लोग कंसोलिडेट करके रखते हैं। एंड इवन औरंगजेब भी एक प्रोमिनेंट एम्परर था मुगल एम्पायर का, बट इसकी पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। इनफैक्ट शाहजहां के पीरियड पर तो जो पोर्तुगीज थे वो टोटली डिक्लाइन ही कर जाते हैं, बट औरंगजेब के आते आते ही इसकी पॉलिसीज की वजह से ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा। पॉलिसीज कैसी, जैसे पहले तो ये बिल्कुल भी रिलीजियसली टॉलरेंट पर्सन नहीं था, हिंदूज के बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। अहमदाबाद के एक टेम्पल का नाम याद रखना है आपने, चिंतामणि टेम्पल। इस टेम्पल को ये डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर एक मॉस्क की इस्टेब्लिशमेंट कर देगा। साथ में ही ये डेक्कन में मराठास के साथ भी फाइट करेगा। जितनी भी रॉयल ट्रेजरी होगी, उसकी जितनी भी मनी होगी, ये इसको ये वॉर पर एक्स्ट्रा ही स्पेंड कर देगा जितनी ज़रूरत नहीं होती है डेक्कन वाले एरिया में, स्पेशली मराठास के साथ। तो ऐसी पॉलिसीज़ की वजह से ही, इसकी रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की वजह से ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। एंड 1803 का टाइम, ये डेट आपने याद रखनी है। इस टाइम तक आते ही ब्रिटिशर्स दिल्ली को कंट्रोल कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स आर्मी दिल्ली में परमानेंटली स्टेशन हो जाती है, इसको ऑक्यूपाई कर लेती है और मुगल एम्परर जस्ट एक पेंशनर बन के रह जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस डेट को भी आपने याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम माना जाता था कि जब मुगल एम्पायर की पावर को रीस्टोर करा जा सकता था, क्योंकि औरंगजेब के बाद यही एक मुगल एम्परर था जिसने लंबे टाइम तक रूल करा, 29 ईयर के लिए इसने रूल करा। बट मोहम्मद शाह खुद एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ लीड कर रहा था, स्टेट अफेयर्स को ये टोटली निगलेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से मुगल पावर को रीस्टोर ही नहीं करा जा सका। और इसी के टाइम पर ही बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगी, हेरिडिटरी नवाब कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, पैटी जमींदार आ जाएंगे। हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब जैसी स्टेट्स में देखिए, इन एरियाज में हेरिडिटरी नवाब अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाएंगे, लोकल चीफ भी आ जाएंगे। मराठास भी पावर के लिए फाइट करेंगे डेक्कन से। देखिए मराठास को तो माना जाता है कि यही इंडिया में एक पावर थी जो मुगल्स के बाद रूल कर सकती थी, बट ब्रिटिशर्स इनको भी एक्सपेल कर देंगे। अब हमने देखना है नेक्स्ट कि मुगल्स के क्या चैलेंजेस थे। 2 तरह के चैलेंजेस थे इनके पास, एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस। स्पेक्ट्रम में दोनों को सेपरेटली कवर करा गया है, मैंने भी इनको अलग अलग रखकर ही यहाँ पर नोट्स बनाए हैं, बट इनको हमने साथ में ही कवर करना है। और स्टार्ट करेंगे हम इंटरनल चैलेंजेस थे, इन इंटरनल चैलेंजेस से ही स्टार्ट करेंगे। और जब मोहम्मद शाह का टाइम आएगा, मोहम्मद शाह के टाइम पर ही ये नादिर शाह वगैरह आकर इंडिया को लूट करना स्टार्ट कर देते हैं, इंडिया को प्लंडर करते हैं। तो जब मोहम्मद शाह का टाइम आएगा, यहाँ पर ही वहीं पर ही हम एक्सटर्नल चैलेंजेस को भी कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए इंटरनल चैलेंजेस। औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में इसकी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के बाद ही जितने भी रूलर्स आएंगे उन सबको वीक रूलर्स माना जाता है। सबसे पहले हैं देखिए बहादुर शाह 1। जब औरंगजेब की डेथ होती है तो इसके 3 बेटे रहते हैं, तीनों ही पावर के लिए फाइट करते हैं, थ्रोन के लिए फाइट करते हैं। बट 65 ईयर ओल्ड के बहादुर शाह को थ्रोन मिलेगा जिसका नाम था मुआजम,
और ये 2 और बेटों को मार देगा, मोहम्मद आजम एंड काम बख्श को। इनको मारने के बाद ये खुद एम्परर बनेगा मुगल एम्पायर का। यहाँ पर एक नाम याद रखना है आपने, खफी खान। खफी खान एक इंडो पर्शियन हिस्ट्रियन था बहादुर शाह के कोर्ट में, और ये इसको शाह बेखबर का टाइटल भी देता है, इसको भी आपने याद रखना है। अब देखिए, ये बहादुर शाह एक डिग्निफाइड एंड लर्नड पर्सन था। ये औरंगजेब की नैरो माइंडेड पॉलिसीज़ को रिवर्स करने की ट्राई करता है, और मराठाज, राजपूत और जाट, इन सब के साथ ये पैसिफिक पॉलिसी भी अडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट सिख रूलर्स के साथ। सिख रूलर्स को छोड़कर इन सब के साथ ही पैसिफिक पॉलिसी अडॉप्ट करता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं ना आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगी, स्पेक्ट्रम में दिए नहीं गए हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी एज फैक्चुअल डेटा, और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर राजपूत स्टेट्स की बात करें, बहादुर शाह के टाइम पर 2 राजपूत स्टेट्स, अम्बेर एंड मारवाड़। अम्बेर का देखिए रूलर था, यहाँ पर अम्बेर का रूलर था जय सिंह, और जो मारवाड़ का था वो था अजीत सिंह। स्टार्टिंग में बहादुर शाह इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग में इनके साथ पैसिफिक पॉलिसी नहीं थी, स्टार्टिंग में इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। कैसे? अम्बेर में जय सिंह को ये रिप्लेस करेगा उसके यंगर ब्रदर विजय सिंह के साथ, और जो मारवाड़ का अजीत सिंह है उसको ये कंपेल करेगा कि मुगल अथॉरिटी को माने, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर ये लोग इंडिपेंडेंट बन रहे थे। तो यहाँ पर ये अजीत सिंह को भी कंपेल करेगा, जय सिंह को रिप्लेस करेगा विजय सिंह से। बट जैसे ही बहादुर शाह यहाँ पर अपने गैरिसन को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करता है अम्बेर एंड मारवाड़ में, यहाँ पर अपनी आर्मी को लेके आएगा, वैसे ही ये लोग रिबेल करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद ही बहादुर शाह इन दोनों स्टेट्स के साथ सेटलमेंट करेगा, जिसके बाद जय सिंह को भी रिस्टोर कर दिया जाता है, अम्बेर जय सिंह को वापस कर दिया जाता है, और अजीत सिंह को भी इसकी पावर वापस दे दी जाती है, और साथ में ही इनको हाई ऑफिसर्स, हाई रैंक दे दिए जाते हैं, मनसब दे दिए जाते हैं, और इनको मालवा एंड गुजरात का सूबेदार भी बना दिया जाता है। ऐसे ही अगर मराठा सरदार की भी बात करें, बहादुर शाह के टाइम पर अगर मराठास की बात करें तो देखिए, औरंगजेब तो मराठास के साथ फाइट कर रहा था डेक्कन एरिया में, लेकिन बहादुर शाह ऐसा नहीं करेगा। बहादुर शाह मराठास को डेक्कन की सरदेशमुखी देगा। देखिए, सरदेशमुखी एंड चौथ, यहाँ पर देखिए सरदेशमुखी एंड चौथ, ये 2 टैक्स थे जो कि मराठा रूलर में चलते थे, मराठा रूल में चलते थे। इनको शिवाजी ने स्टार्ट करा था, सरदेशमुखी एंड चौथ को, और दोनों ही बाद में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स भी बन जाते हैं। चौथ की बात करें तो नेम से ही पता चल रहा है कि ये 1/4 रेवेन्यू था। रेवेन्यू का 1/4 जो भी होगा वो जगीरदार और मनसबदार के पास जाएगा, मराठास के पास जाएगा। ऐसे ही जो सरदेशमुखी है, सरदेशमुखी एक एक्स्ट्रा 10% टैक्स था जो कि सारे विलेजर्स और टाउन्स की जितनी भी सारी पॉपुलेशन होगी उनके ऊपर लगाया जाता था। तो ये 2 टैक्सेस थे, सरदेशमुखी एंड चौथ, मराठास के टाइम पर। और ये जो और बहादुर शाह होगा ये मराठास को डेक्कन की सरदेशमुखी देगा। देखिए, बहादुर शाह विल ग्रांट मराठास सरदेशमुखी ऑफ डेक्कन, बट ये शाहू को एक राइटफुल मराठा किंग रिकग्नाइज नहीं करेगा। बहादुर शाह, शाहू कौन था? शाहू शिवाजी का ग्रैंडसन था। उसकी डेथ के बाद अब ये थ्रोन को क्लेम कर रहा था, बट ऑपोजिट साइड में आ जाएंगी ताराबाई। ताराबाई इसकी आंट थी, तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसको भी रिकग्नाइज नहीं करा, डेक्कन में ऑलरेडी सिचुएशन खराब थी, तो ताराबाई और शाहू के बीच में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज बहादुर शाह ने शाहू को रिकग्नाइज नहीं करा, और ताराबाई जो कि ऑलरेडी एज रीजेंट मराठा शासन को चला रही थी वो भी पावर को अब क्लेम करेगी। तो इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, शाहू और ताराबाई के बीच में। इसी वजह से ही देखिए, डेक्कन वाले एरिया में एक पावर स्ट्रगल चलती रहेगी और यहाँ पर एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर सिखों के साथ बहादुर शाह की पॉलिसी की बात करें तो स्टार्टिंग में ये ही विल ट्राई टू मेक पीस विद गुरु गोबिंद सिंह जी, और उनको एक हाई रैंक भी देगा, हाई मनसब भी देगा बहादुर शाह। बट जैसे ही उनकी डेथ होगी तो सिख फिर से रिवोल्ट करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर, जिसके बाद फिर बहादुर शाह वन विल कैप्चर लोहगढ़ फोर्ट, जगह भी नहीं है, ओके, लोहगढ़, ओके, बहादुर शाह वन लोहगढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लेगा, विच वॉज बिल्ट बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। अब देखिए, बहादुर शाह सिखों के साथ ऐसी पॉलिसी क्यों लेकर आ रहा था?
क्योंकि ये जो सिख थे ये सतलुज से लेकर जमुना तक जितना भी एरिया है उस इंटायर टेरिटरी को ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। एंड इवन दे वर रीचिंग क्लोज टू द नेबरहुड ऑफ दिल्ली, दिल्ली तक पहुंच रहे थे। और दिल्ली क्या थी, यही तो मुगल्स की एक मेन सेंट्रल अथॉरिटी थी, पावर ऑफ सीट थी ये। तो यहाँ तक ये लोग पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से बहादुर शाह इनके साथ ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करता है। एंड इवन द जाट चीफ चूरामन ही विल ज्वाइन बहादुर शाह इन कैंपेन अगेंस्ट बंदा बहादुर। तो ये पॉलिसीज़ बहादुर शाह की कंसिलिएटरी पॉलिसीज़ थी, पैसिफिक पॉलिसीज़ थी सबके लिए, मराठा, जाट, राजपूत सबके लिए एक्सेप्ट सिख लीडर्स। तो ये था बहादुर शाह का पीरियड। अब देखिए बहादुर शाह के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा डिटीरियोरेट होनी स्टार्ट होगी। कैसे, देखिए एक तो ये स्टेट फाइनेंसिस को एग्जॉस्ट कर देगा। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में, उसकी डेथ के बाद ही रॉयल ट्रेजरी में ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपीज़ होते हैं। और ये इन 13 करोड़ को ही ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देता है जस्ट टू ग्रांट जगीर्स एंड प्रमोशन। जागीर एक रेवेन्यू असाइनमेंट है फॉर मनसबदार। मनसबदार के पास राइट होता है कि किसी जगीर से वो रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकता है एक मनसबदार। तो बहादुर शाह ने इस सारे रुपीस को रॉयल ट्रेजरी को एग्जॉस्ट कर दिया जस्ट टू पे दीज मनसबदार्स। तो इसकी वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन और भी ज़्यादा डिटीरियोरेट होगी। अब जैसे ही इसकी डेथ होगी 1712 में, 1712 में बहादुर शाह की डेथ के बाद अगेन मुगल एम्पायर में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। मुगल पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी सक्सेशन के लिए। देखिए एक और फैक्ट याद रखना है, बहादुर शाह 1 के पीरियड तक जितनी भी नोबिलिटी होगी वो थ्रोन को क्लेम नहीं करेगी, पावर को क्लेम नहीं करेगी, ना ही डायरेक्ट कंटेंडर्स बनेंगे पावर के लिए। बट जैसे ही जहांगीर शाह आएगा इसके पीरियड से नोबल्स भी अब पावर को क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे पहले देखिए कौन बनेंगे यहाँ पर, जुल्फिकार खान। क्योंकि जो जहांगीर शाह एक वीक रूलर था और ये खुद तो थ्रोन में आ नहीं सकता था, खुद पावर को ये यूसर्प कर नहीं सकता था। तो इसको हेल्प करता है एक नोबल, एक पावरफुल नोबल उस टाइम का जो था जुल्फिकार खान। इसकी हेल्प से फिर ये पावर को कंट्रोल करेगा। जहांगीर शाह ये एम्परर बनेगा और इसके एम्परर बनते ही जुल्फिकार खान खुद वजीर बनेगा। सारी पावर को यही वील्ड करेगा जुल्फिकार खान ही। तो नोबल के हाथों में पावर चली जाएगी। और जुल्फिकार खान जैसे ही अब देखिए वजीर बनेगा, उसको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी डिटीरियोरेट कर चुकी है। तो अगर मुगल एम्पायर को स्ट्रांग बनाना है, मराठा सरदार के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, राजपूत के साथ भी, इवन हिंदूज के साथ भी फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए, जिसकी वजह से फिर ये बाकी जितनी भी औरंगजेब की पॉलिसीज़ थी उनको भी रिवर्स करेगा। बहादुर शाह भी रिवर्स करेगा, बट जुल्फिकार खान अब और ज़्यादा एफर्ट डालेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले तो जुल्फिकार खान जजिया सिस्टम को अबॉलिश करेगा। ये जजिया सिस्टम क्या था, ये एक तरह की ना प्रोटेक्शन फ़ी थी जो जितने भी मुगल एम्परर थे, सारे मुस्लिम किंग थे, वो हिंदू सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज करते थे फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो जजिया एक तरह की प्रोटेक्शन फीस थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज़। तो सबसे पहले तो जुल्फिकार खान इसी को ही अबॉलिश करेगा, इसी को ही ख़त्म करेगा। ऑल दो पॉलिटिकली नेम किसका चल रहा है, जहांगीर खान का, बट काम कौन कर रहा है, पावर को वील्ड कौन कर रहा है, जुल्फिकार खान, जो कि एक नोबल है। और उसके साथ ही देखिए जय सिंह ऑफ अम्बेर, इसका हमने पहले भी देखा था कि बहादुर शाह इनके साथ भी कंसिलिएटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता था राजपूत किंग्स के साथ। और अगर जुल्फिकार खान की बात करें, अब ये और ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा। ये जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई सिंह का टाइटल देगा। इसी की वजह से ही बाद में हम जब जय सिंह का नाम देखते हैं तो हम यही बोलते हैं सवाई राजा जय सिंह। तो ये टाइटल किसने दिया था, ये जुल्फिकार खान ने दिया था। और साथ में ही उसको ये मालवा का गवर्नर भी बना देगा। ऐसे ही अजीत सिंह की बात करें तो अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल देगा जुल्फिकार खान, और उसको ये गुजरात का गवर्नर बना देगा। तो ऐसे और ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है इन मराठास के साथ, राजपूत रूलर्स के साथ कंसिलिएटरी पॉलिसी अडॉप्ट करने का, ताकि मुगल पावर जो एक सेंट्रल अथॉरिटी है वो कंसोलिडेट होकर रहे। और देखिए साथ में ही ये जाट रूलर चूरामन सिंह और ऐसे ही बुंदेला चीफ के साथ भी पैसिफिक पॉलिसी को ही अडॉप्ट करेगा। जस्ट लाइक बंदा बहादुर शाह 1 सिखों को छोड़कर जुल्फिकार खान या फिर जहांगीर शाह, ये दोनों ही
सिखों को छोड़कर बाकी सबके साथ एक पैसिफिक पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। बट बहादुर शाह और जहंदर शाह के रूल में एक डिफरेंस था, क्योंकि बहादुर शाह में के टाइम पर कोई भी नोबल नहीं था, तो जितनी भी रॉयल ट्रेजरी थी बहादुर शाह उसको तो एग्जॉस्ट कर देता है। बट जो जुल्फ़िकार खान था, जहंदर शाह के टाइम पर एक नोबल आ चुका था, तो जुल्फ़िकार खान अब स्टेट फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए वो लेके आता है इजारा सिस्टम। और ये इजारा सिस्टम को क्या कहते हैं? रेवेन्यू फार्मिंग। देखिए एक सिस्टम था फार्मिंग का, पहले इससे पहले क्या चल रहा था, टोडरमल का एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था, जिसके अंडर एक पीजेंट्स वगैरह के साथ उनके साथ एक डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था कि आपने इसी रेट पर एक लैंड रेवेन्यू देना है। बट जैसे ही ये इजारा सिस्टम आता है तो तब आते हैं रेवेन्यू फार्मर्स एंड मिडल मैन। उनके साथ गवर्नमेंट का कांटेक्ट होगा, इन रेवेन्यू फार्मर्स और मिडल मैन के साथ एक कांटेक्ट होगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट को पे करेंगे। बट ये लोग जो मिडल मैन या फार्मर होंगे, रेवेन्यू फार्मर्स होंगे, अब ये पीजेंट्स से कितनी भी अमाउंट फ्रीली ले सकते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट के लिए तो एक फिक्स्ड अमाउंट और एक जो फिक्स्ड रेट होगा वो कर दिया गया कि हाँ गवर्नमेंट को तो इतना अमाउंट पे करना ही है, और वो किसके थ्रू होगा? मिडलमैन एंड रेवेन्यू फार्मर्स के थ्रू। बट ये जो मिडलमैन होंगे अब पीजेंट से कितनी भी अमाउंट ले सकते थे, फ्रीली कलेक्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से फिर पीजेंट्स का ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांदर शाह। अब देखिए जहांदर शाह के टाइम पर इनडायरेक्टली एक नोबल रूल कर रहा है, ठीक है, तो जितने भी बाकी के नॉबल्स होंगे अब वो जेलस फील करेंगे कि हाँ किसी एक थर्ड पर्सन के पास, जुल्फ़िकार खान के पास सारी पावर है, उसके पास सारी अथॉरिटी है, तो और ज़्यादा नॉबल्स भी पावर के लिए आएंगे, और ज़्यादा ये लोग फाइट करेंगे पावर के लिए। तो उसके बाद जैसे ही जहांदर शाह की डेथ होगी तो आगरा में अब देखिए फारूक सियार पावर को कंट्रोल करेगा, और ये किसकी हेल्प से करेगा? सैयद ब्रदर्स की हेल्प से, क्योंकि ये खुद भी एक क्रूअल बट कॉवर्डली रूलर है जो फारूक सियार है, तो ये पावर में आएगा सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। इनका आपने नाम याद रखना है, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, इनको किंग मेकर्स बोला जाता है। और जैसे ही फारूक सियार पावर में आएगा तो अब्दुल्ला खान बनेगा वजीर, और जो हुसैन अली खान होगा वो बनेगा मीर बख्शी। अब फारूक सियार भी देखिए रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, पिलग्रिमेज टैक्स को ये अबॉलिश कर देगा, जजिया को भी ये अबॉलिश करेगा लाइक जहांदर शाह। देखिए लेकिन जो फारूक सियार होता है ना, ये फ्लैटरी में बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले भी देखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स को ये 3 फरमान इशू करता है बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के लिए। जैसे ही वो लोग इसकी फ्लैटरी करते हैं, तो ये बहुत कोई एफिशिएंट रूलर नहीं होता है फारूक सियार। लेकिन इसके लिए आपने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि फारूक सियार फर्स्ट मुगल एम्परर बनता है जिसको नॉबल्स ने मारा होता है। सैयद ब्रदर्स खुद बालाजी विश्वनाथ एक मराठा के साथ मिलकर इस फारूक सियार को मार देंगे, एंड ये फर्स्ट रूलर मुगल एम्परर बनेगा टू बी किल्ड बाय नॉबल्स। और इस फैक्ट को आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए इसके बाद 2 यंगर प्रिंसेस को ये लोग ना थ्रोन में लेके आएंगे सैयद ब्रदर्स। फारूक सियार को तो मार दिया, अब इसके बाद लेके आएंगे ये पहले रफ़ी उद दराजत, देन उसके बाद रफ़ी उद दौला। ये दोनों ही यंगर प्रिंसेस थे, और इसके लिए आपने याद रखना है रफ़ी उद दराजत के लिए कि शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए होते हैं, और रफ़ी उद दौला के लिए आपने याद रखना है कि सैयद ब्रदर्स इसको शाहजहां टू का टाइटल देते हैं। और साथ में ही रफ़ी उद दौला एक ओपियम एडिक्ट होता है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है, और बाद में फिर सैयद ब्रदर्स मोहम्मद शाह को सक्सेसर बनाएंगे। देखिए किंग मेकर इनको क्यों बोला जाता है? पहले तो ये लोग फारूक सियार को लेके आए, उसके बाद रफ़ी उद दराजत और रफ़ी उद दौला, इनकी पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रांग होती हैं इन सैयद ब्रदर्स की। ये लोग सारी पावर को कंट्रोल करते हैं। इन यंगर प्रिंसेस को ये लोग थ्रोन में लेके आते हैं, इनकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद जस्ट 18 ईयर ओल्ड का था मोहम्मद शाह, जिसको अब ये लोग फिर पावर में लेके आएंगे। इनका नाम क्या था? रोशन अख्तर। लेकिन ये फेमस होता है रंगीला के नाम से, क्योंकि ये बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड करता है। अब देखिए सारी की सारी जो पावर्स हैं 1713 से लेकर 1720 तक सारी जो पावर होगी मुगल अथॉरिटी की, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सैयद ब्रदर्स के ही पास होगी। और ये सैयद ब्रदर्स भी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। फारूक सियार और इस जहांदर शाह के जैसे ये भी जजिया को अबॉलिश करके ही रखेंगे।
पिलग्रिमेज टैक्स को भी ये लोग अबॉलिश करके रखेंगे। ऐसे ही राजपूत प्रिंसेस के साथ ये लोग अलायंस बनाएंगे एंड जाट चीफ चूरामन के साथ भी इनकी अलायंस होगी। देखिए यहाँ पर ना सैयद ब्रदर्स एक एक्स्ट्रा चीज करेंगे। बहादुर शाह के टाइम पर हमने देखा था कि ये शाहू को एज मराठा किंग रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट सैयद ब्रदर्स अब मराठास के साथ भी एग्रीमेंट करेंगे और शाहू को शिवाजी का जो भी किंगडम होता है, मराठा किंगडम, वो साम्राज्य शाहू को सौंप दिया जाता है। और शाहू इन रिटर्न डेक्कन में इन मुगल एम्परर को हेल्प करेगा पावर वील्ड करने में, और अल्टीमेटली किसको हेल्प करेगा, ये सैयद ब्रदर्स को। तो सैयद ब्रदर्स के टाइम पर 1713 से लेकर 1720 तक ये रिबेलियस को, जितनी भी रिबेलियंस होंगी उनको भी कंट्रोल करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसइंटीग्रेशन को ये लोग थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए अब सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होगी। फर्स्ट तो नॉबल्स की जेलसी की वजह से, दूसरा रीजन पॉलिटिकल राइवलरी, थर्ड जितने भी ये मुगल एम्परर्स को थ्रोन में लेके आते हैं ये किंग मेकर्स, सबको ये पपेट के जैसे रखते हैं, इन्हीं के पास ही सारी पावर रहती है, पॉलिटिकल अथॉरिटी रहती है। और सबसे बड़ा रीजन तो बनता है कि देखिए इन्होंने एक मुगल एम्परर को मार दिया था, फारूक सियार को नॉबल्स ने मार दिया था, सैयद ब्रदर्स ने मार दिया था। तो लोगों में भी इन जनरल पब्लिक में भी इनके अगेंस्ट रिवल्शन थी। बाकी के नॉवेल्स के मन में भी एक फियर था कि अगर एक मुगल एम्परर को मारा जा सकता है तो इनकी क्या सेफ्टी रहेगी। तो इसीलिए ही एक अलग से एक पावरफुल नॉबल का फैक्शन होता है अंडर निज़ाम उल मुल्क, ये हेल्प करेंगे मोहम्मद शाह को, और मोहम्मद शाह इनके साथ मिलकर अब सैयद ब्रदर्स को मारेगा। देखिए ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद शाह के टाइम स्पैन में मुगल एम्पायर की अथॉरिटी को रिस्टोर करा जा सकता था, पावर को फिर से सेव करा जा सकता था, क्योंकि मुगल आर्मी चाहे पावर डिटीरियोरेट हो रही थी बट मुगल आर्मी अभी भी स्ट्रांग थी। नॉर्दर्न इंडिया में चाहे पावर डिटीरियोरेट हो रही थी बट सदर्न इंडिया में जो मराठास थे, देखिए वो सदर्न इंडियाज के एरिया में ही अभी तक कन्फाइन थे, और जो राजपूत थे वो राजपूत मुगल डायनेस्टी के लिए लॉयल थे, और पॉलिटिकली अभी भी लोग इन्हीं को ही अपना रूलर समझते थे चाहे पावर डिटीरियोरेट हो रही थी। बट क्योंकि मोहम्मद शाह खुद इंटरेस्टेड नहीं था, ये स्टेट अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, टोटली निगलेक्ट कर रहा था, सारे का सारा जो पावर था वो नॉबल्स के पास ही चल रहा था, जिसकी वजह से फिर मुगल एम्पायर डिक्लाइन करना स्टार्ट ही करेगा। और इसके बाद से कोई भी ऐसा एफिशिएंट रूलर नहीं माना जाएगा जो पावर को फिर से वापस लेके आता, मुगल अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर पाता। अब देखिए यहाँ पर इसी की वजह से ही ये चीज़ हमने याद रखनी है कि मोहम्मद शाह के टाइम पर ही अब आएगा नादिर शाह की इन्वेजन। यहाँ से चलते हैं हम एक्सटर्नल चैलेंजेस में। नादिर शाह देखिए एक पर्शिया का रूलर था। अगर इंडिया में मुगल पावर डिटीरियोरेट हो रही थी तो पर्शिया भी एक बैंकरप्सी की साइड जा रहा था, इसको पैसे की ज़रूरत थी, और सारी की सारी हमें पता है कि जितनी भी वेस्टर्न कंपनीज थी वो भी इंडिया में आ रही थी ट्रेड करने के लिए। तो अराउंड पर्शिया भी सबको ये पता था, वहाँ के रूलर्स को भी पता था कि इंडिया में पैसा है। तो नादिर शाह इंडिया में इन्वेड करने आता है ताकि इंडिया के स्पॉइल्स को फॉर द सोल्यूशन ऑफ पर्शिया यूज़ करा जा सके, वहाँ से जो मनी आएगी उसको पर्शिया को रिस्टोर करने के लिए यूज़ करा जा सके। अब जितने भी ये मुगल एम्परर्स थे इन्होंने कभी भी नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश नहीं करी, इस साइड इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, इंडस के बियॉन्ड जितना भी एरिया था इन लोगों ने वहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो नादिर शाह के लिए यहाँ से अटैक करना तो ईजी था। 1738 में ये इंडिया में एंटर करेगा, लाहौर को कैप्चर करेगा, और फिर करनाल में देखिए एक बैटल होगी फरवरी 13 1739 में, ठीक है। ये बैटल लड़ेगा ये मोहम्मद शाह के साथ, उसकी आर्मीज के साथ। तो इसके बाद ये मुगल एम्पायर की आर्मी को हरा देगा, जिसके बाद फिर ये मोहम्मद शाह को देखिए अब ये प्रिजनर बना देगा, मोहम्मद शाह को ये कैप्चर कर लेगा। एक मुगल एम्परर को नादिर शाह ने आके कैप्चर कर लिया, इसको प्रिजनर बना दिया। दिल्ली की साइड ये मार्च करेगा क्योंकि एम्परर को तो देखिए इसने प्रिजनर बना दिया, और फिर ये वहाँ पर रॉयल ट्रेजरी को भी पोजेस कर लेगा, ऑफिशियल ट्रेजरी को कैप्चर कर लेगा। 70 करोड़ रुपीस यहाँ वहाँ से ये कलेक्ट करेगा। साथ में ही पीकॉक थ्रोन, देखिए ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, पीकॉक थ्रोन को ये ले लेगा, और साथ में ही कोहिनूर जो डायमंड होगा उसको भी ये कैप्चर कर लेगा। और साथ में ही देखिए मोहम्मद शाह को अब ये कंपेल करेगा कि जितना भी एरिया इंडस के वेस्ट की साइड होगा, इंडस की साइड वेस्ट की साइड जो भी एरिया होगा वो सारे का सारा नादिर शाह को सौंप दिया जाए। और अगर ये एरिया
ये सारा एरिया एक पर्शियन रूलर के कब्जे में चला जाएगा, तो उसके बाद तो ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड और भी ज़्यादा एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से फर्दर इन्वेजन्स हो सकती हैं। तो एक ये वाइटल लाइन ऑफ डिफेंस जो थी नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, इसको भी नादिर शाह कैप्चर कर लेगा। इनफैक्ट नादिर शाह की इन्वेजन के बाद मुगल एम्पायर जो कि ऑलरेडी डिटीरियोरेट कर रहा था, उसको और भी ज़्यादा डैमेज होगा, उसकी प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। और जितनी भी मुगल एम्पायर की अब हिडन वीकनेस थी, पहले तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, है ना, सारे इंटरनल चैलेंजेस थे, रूलर्स के आपस के ही चैलेंजेस थे। बट जैसे ही नादिर शाह ने इन्वेड करा, इतनी सारी चीज़ों को उसने लूट लिया, प्लंडर कर लिया, है ना, तो इसके बाद जो मुगल एम्पायर की हिडन एक वीकनेस थी वो भी अब आउटसाइड वर्ल्ड को रिवील हो जाएगी, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज भी पॉलिटिकल पावर के लिए फाइट करना स्टार्ट करेंगी। एंड इनफैक्ट मराठा एम्पायर, जो मराठा चीफ होंगे, वो भी अब पावर के लिए फाइट करेंगे। तो देखिए इसी के रिगार्डिंग ही जॉन विल्सन का स्पेक्ट्रम में ना एक व्यू दिया गया है जॉन विल्सन का, कि नादिर शाह मुगल एम्पर रहता है 57 डेज के लिए, और यही 57 डेज थे जो कि एक प्रॉपर बेस बनते हैं, एक ग्राउंड बनते हैं, विच अलाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कॉन्कर टेरिटरी इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी इंटरनल वीकनेस रिवील हो जाती है आउटसाइड वर्ल्ड को। पहले तो इंटरनल चैलेंजेस ही चल रहे थे, बट अब क्या है, अब एक एक्सटर्नल पावर ने आकर इन्वेड करा, एक इस एक्सटर्नल रूलर ने आकर इन्वेड करा। तो जितनी भी एक फॉरेन कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको पता चलता है इसकी हिडन वीकनेस का, जिसकी वजह से ये लोग इसी के बाद ही, नादिर शाह की इन्वेजन के बाद ही फिर इनको एक बूस्ट मिलता है, एनकरेज मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया को कॉन्कर करने का फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद देखिए आएगा अहमद शाह अब्दाली। अहमद जो नादिर शाह है, इसकी डेथ हो जाएगी 1747 में। और इस टाइम पर मुगल एम्परर कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह की भी डेथ हो जाएगी 1748 में। 1748 से ही फिर अहमद शाह अब्दाली भी आकर इंडिया को लूटना स्टार्ट करेगा, इंडिया को प्लंडर करना स्टार्ट करेगा। 1767 तक ये कॉन्टिन्यूसली इंडिया को इन्वेड करेगा। तो देखिए शाह आलम टू तक जितने भी रूलर्स आएंगे, अब मोहम्मद शाह के बाद, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद शाह आलम टू तक जितने भी रूलर्स आएंगे, उनके टाइम में अहमद शाह अब्दाली 1748 से लेकर 1767 तक कॉन्टिन्यूसली इंडिया को इन्वेड करेगा। और ये सक्सेसर था नादिर शाह का, उसका एक जनरल था ये। स्टार्टिंग में मुगल्स विल ट्राई टू मेक पीस विद अहमद शाह अब्दाली बाय सीडिंग पंजाब, लेकिन ये अपनी इन्वेजन्स को कम नहीं करता है और ये दिल्ली को भी देखिए कैप्चर कर लेगा। अब इसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और वापस जाने से पहले ये आलमगीर टू को मुगल एम्परर बना के जाएगा और नजीब उद दौला को ये मीर बख्शी बनाएगा एम्पायर का, जो कि ये जो अब्दाली होगा इसका एक एजेंट की तरह भी काम करेगा। अब देखिए मराठास भी मैंने बताया कि हाँ, क्योंकि पावर की जो मुगल एम्पायर की वीकनेस थी वो रिवील हो चुकी थी और मराठास भी पावर के लिए फाइट कर रहे थे। तो मराठास अब क्या करेंगे, अहमद शाह अब्दाली जा चुका है, आलमगीर टू एम्परर है, नजीब उद दौला अभी मीर बख्शी है जो कि अब्दाली का एजेंट है। तो मराठास क्या करेंगे, इस नजीब उद दौला को ही रिपेल कर देंगे, एक्सपेल करेंगे दिल्ली से, और रघुनाथ राव करेगा ये मराठा चीफ, और साथ में ही पंजाब को भी ये लोग कैप्चर करेंगे। जैसे ही अहमद शाह अब्दाली को ये चीज़ पता चलेगी, वो वापिस आएगा इंडिया में 1759 में टू टेक रिवेंज ऑन दी मराठाज। तो 1761 में फिर ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में फाइट करेगा मराठास के साथ, जिसमें ये मराठास को भी डिफीट कर देगा और मराठास की भी जो एस्पिरेशन थी मुगल एम्पायर को कंट्रोल करने की, वो भी ख़त्म हो जाएगी इसके साथ। अब देखिए ये जो अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी था, ये एक अफगान रूलर था। ये इंडिया में आकर इन्वेजन्स तो करता है, प्लंडर करता है, बट कभी भी इंडिया में एक अफगान किंगडम को इस्टेब्लिश करने की ट्राई नहीं करता है। इस फैक्ट को भी याद रखना है। अब देखिए इस नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की इन्वेजन्स की वजह से ही, ऐसे ही जो मुगल नोबेलिटी में इंटरनल फ्यूड्स चलते हैं, मुगल एम्परर्स में जो पावर सक्सेशंस के जो फ्यूड्स चल रहे होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से, और फिर अल्टीमेटली 1761 में जो बैटल ऑफ प्लासी होती है, इन सब चीज़ों की वजह से मुगल अथॉरिटी इंडिया में ऑलमोस्ट सीज ही कर जाती है। एंड इस टाइम पर 1761 के बाद मुगल एम्पायर को, ये एक मीन्स के लिए आप एनालिसिस है,
कि मुगल एम्पायर्स को 1761 के बाद एक ऑल इंडिया एम्पायर कंसीडर नहीं करा जा सकता था, क्योंकि इसकी अथॉरिटी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बुरी तरह डिटीरियोरेट हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल चैलेंजेस भी खत्म होते हैं। मोहम्मद शाह के टाइम पर हमने देखा कि नादिर शाह ने इन्वेड करा था, 1748 में इसकी डेथ हो चुकी है। जो नेक्स्ट अब देखिए मोहम्मद शाह के बाद मुगल एम्परर थे, वो आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह भी एक इनकम्पिटेंट रूलर था। यहाँ से लेकर अहमद शाह के टाइम से लेकर शाह आलम टू तक, ये 7, 8, 9 एंड 10, देखिए इन सब के टाइम तक नेक्स्ट कौन इन्वेड कर रहा था नॉर्थ वेस्टर्न साइड से? अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुरानी। तो ये फैक्ट को आपने याद रखना है। अहमद शाह आलमगीर 2, शाहजहां 3 एंड शाह आलम 2 तक कॉन्टीन्यूसली अहमद शाह अब जो दुरानी होगा वो इन्वेड करेगा इंडिया को। तो अब देखिए चलते हैं अहमद शाह पर। अहमद शाह एक इनकम्पिटेंट रूलर था ये भी, और ये ऊधम बाई की हेल्प से एम्पायर को चला रहा था, जिसको टाइटल दिया गया था किबला आलम। और जो ऊधम बाई थी वो भी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट या फिर इंटेलेक्चुअल वुमेन नहीं थी, और ये जावेद खान की हेल्प से मुगल एम्पायर को चला रही थी। अहमद शाह की डेथ के बाद आता है आलमगीर 2। आलमगीर 2 जहांदर शाह का ग्रैंडसन था। इसी को ही अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली की जब इन्वेजन होती है तो वो इसको एम्परर बना के जाता है, और इसके टाइम पर ही बैटल ऑफ प्लासी भी होती है 1757। ये कुछ फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है शाहजहां 3। स्पेक्ट्रम में इसका कुछ खास दिया नहीं गया है तो छोड़ ही देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और जो लास्ट जो अब्दाली जिसके टाइम इन्वेजन करता है वो है शाह आलम 2। इसी के टाइम पर ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज, जिसमें मराठाज हार जाते हैं। अब देखिए इसी के टाइम पर ही एक ना बैटल ऑफ बक्सर होती है, इंपॉर्टेंट बैटल है ये भी, शाह आलम 2 के टाइम पर। जब शाह आलम 2 मुगल एम्परर बनता है तो ये थोड़ा सा ना करेज लेके आता है। मुगल पावर इस टाइम तक रीस्टोर तो नहीं करी जा सकती थी, ये इसको भी पता था, बट ये फिर भी ट्राई करता है इस बैटल ऑफ बक्सर में। ट्राई कैसे करता है? आलम 2 विल ज्वाइन हैंड्स विद बंगाल के मीर कासिम के साथ, प्लस ऐसे ही अवध के सुजा उद दौला के साथ। देखिए इन दोनों के साथ मिलकर शाह आलम 2 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट करने की कोशिश करेगा, उनको एक्सपेल करने की कोशिश करेगा। बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और जैसे ही ब्रिटिशर्स इस शाह आलम 2 एंड बंगाल के मीर कासिम एंड अवध, देखिए इन तीनों को हरा दिया, इन तीनों को ही ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। और उसके बाद फिर होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ही फिर शाह आलम 2 जस्ट एक पेंशनर बन के रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसी के अंडर ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी राइट्स भी चले जाएंगे, दैट इज रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ही ये एक पेंशनर बन के रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1772 में बट मराठास जो होंगे इसको वापस दिल्ली लेके जाएंगे शाह आलम 2 को, और ये मराठास की प्रोटेक्शन में रहेगा। बट जैसे ही इंग्लिश दौलत राव सिंधिया को हरा देंगे, ये भी मराठा था, जैसे ही दौलत राव सिंधिया को हराएंगे तो 1803 में फिर ब्रिटिशर्स दिल्ली को ही कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर ब्रिटिशर्स की एक आर्मी परमानेंटली स्टेशन हो जाएगी दिल्ली में। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि 1803 को याद रखना है जब ब्रिटेन की आर्मी दिल्ली में परमानेंटली स्टेशन हो जाएगी। 1803 के बाद फिर जब मराठास भी हार गए, दौलत राव सिंधिया को भी फाइनली ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, तो इसके बाद फिर अब 1857 तक, इसके बाद 1857 तक देखिए कॉन्टीन्यूसली मुगल पावर डिटीरियोरेट कर जाएगी। इनफैक्ट मुगल एक मिलिट्री पावर तो रहेगी ही नहीं, बस वो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक पॉलिटिकल पावर की तरह रहेगी, एक सिंबल की तरह रहेगी, जो कि डिफरेंट प्रिविलेजेस देती रहेगी, फरमान्स इशू करती रहेगी। जो मुगल पावर होगी ये सारे के सारे वो काम बस ब्रिटिशर्स के लिए करेगी, इसके पास अब अपनी कोई पावर रह नहीं गई है। उसके बाद बस 2 रूलर्स आएंगे मुगल एम्पर के, अकबर 2 एंड बहादुर शाह 2। अकबर 2 का कुछ खास है नहीं, इनका बस इतना है कि इन्होंने राजा राम मोहन राय जी को राजा का टाइटल दिया था। जो लास्ट रूलर्स थे वो थे बहादुर शाह 2, बहादुर शाह जफ़र भी बोला जाता है, जफ़र इनका सरनेम है। इनके टाइम पर देखिए ये तो एक लास्ट रूलर थे। 1857 का रिवोल्ट होता है, उसके बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है, वहाँ पर इसकी डेथ होती है 1862 में। और लीगल टर्म्स में देखा जाए तो 1 नवंबर 1858 में
क्वीन विक्टोरिया की डेक्लेरेशन के साथ ही मुगल एम्पायर ख़त्म हो चुका था। ओके हाँ, नेक्स्ट उसके बाद है कॉजेज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।